वेलकम माय डियर रॉकर्स। फाइनली हम लेकर आ गए हैं गॉडफादर ट्रिलॉजी का थर्ड और आखिरी पार्ट। जिन दोस्तों ने अभी तक गॉडफादर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट्स के लिंक आपको दे दिए गए हैं, उन्हें देखिए क्योंकि उसके बाद ही आपको थर्ड पार्ट देखने में मजा आएगा। तो पार्ट 2 में आपने देखा कि माइकल ने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, यहाँ तक कि उसके साथ गद्दारी करने वाले उसने अपने सगे भाई को भी मार डाला। सेकंड पार्ट का अंत 1958 में हुआ। उसके 20 साल के बाद अब माइकल जरा बूढ़ा हो गया है। फिर इस गॉडफादर एम्पायर का क्या हुआ यही इस पार्ट में बखूबी दिखाया गया है। तो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मूवी की शुरुआत 1979 में न्यूयॉर्क में होती है। माइकल अब 50 का हो गया है। वो अपने बड़े भाई को खत्म करने और कई लोगों की जान लेने की वजह से दिन रात पछता रहा था। इस उम्र में वो लगभग रिटायर हो चुका है और अपने बुरे कामों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता यानी विटो के नाम पर विटो फाउंडेशन चलाता है, जो जरूरतमंद लोगों की काफी मदद भी करती है। इस वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और एक चर्च में उसे उसके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जाता है। इन 20 सालों में वो अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत कम बार मिला था, पर अब वो उन्हें खत लिखकर बुलाता भी है और वो फंक्शन में आते भी हैं। यह है माइकल का बेटा एंथनी और ये उसकी बेटी मैरी। उसकी वाइफ भी आई होती है जो 20 साल पहले अपने बच्चों सहित माइकल को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को गॉडफादर परिवार से पूरा दूर रखना चाहती थी। इतने साल के बाद दोनों एक दूसरे से ठीक से बात करते हैं। माइकल की वाइफ बताती है, हमारा बेटा एंथनी बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है और ओपेरा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करता है। माइकल को गुस्सा आता है कि गॉडफादर का बेटा बाजा बजाएगा क्या। वो एंथनी को समझाता है कि बेटा तुम लॉ स्कूल ज्वाइन कर लो, मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। पर एंथनी को उसके पापा का काम अच्छा नहीं लगता और कहता है कि मुझे तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है पापा, अगर आपसे बन पड़े तो मुझे मोटिवेट कीजिए वरना मुझसे बात मत कीजिए। माइकल की वाइफ कहती है कि वो जानता है कि तुमने गॉडफादर बनने के बाद क्या क्या किया, कितने गंदे काम किए, कितने गैर कानूनी काम किए, यहाँ तक कि अपने सगे भाई को भी मार डाला, इसलिए वो तुमसे नफरत करता है। लेकिन हमारी बेटी मैरी तुम्हारी बड़ी इज्जत करती है। ये सुनकर माइकल बड़ा खुश होता है और सबके सामने अपनी बेटी के हाथ में डोनेशन का चेक देता है। मैरी बहुत खुश होती है। इस फंक्शन में एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लड़का आया होता है। ये इस मूवी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने जा रहा है दोस्तों। इसका नाम है विंसेंट। माइकल का सबसे बड़ा भाई सनी जो पहले पार्ट में मर गया था, उसका एक औरत के साथ अफेयर था और उनके रिलेशनशिप से विंसेंट पैदा हुआ। मतलब ये माइकल के भाई का बेटा है। विंसेंट माइकल की बहुत इज्जत करता है और उसे अपना चाचा मानता है, लेकिन ये लीगली कोरलिन परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि सनी ने इसकी माँ से शादी नहीं की थी। विंसेंट माइकल की तरह एक डॉन बनना चाहता है। एक और फंक्शन चलता है तो दूसरी ओर ऑल्ट बेलो नाम का एक बुजुर्ग माइकल से मिलने आता है। ऑल्ट बेलो माइकल के पिता का बहुत ही अच्छा दोस्त था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हारे काम को देखकर बेटा बहुत ही प्राउड फील करते। ये कहकर वो माइकल के फाउंडेशन के लिए $10 मिलियन डोनेशन देता है। यहाँ पार्टी में मैरी विंसेंट से मिलती है और दोनों कुछ देर बात करते हैं। मैरी के जाने के बाद वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है जो विंसेंट से कहती है कि प्लीज मुझे किसी तरह माइकल का इंटरव्यू दिलवा दो बस। पर विंसेंट कहता है कि मेरी उतनी पहुंच तो नहीं है कि मैं माइकल के साथ तुम्हारा इंटरव्यू अरेंज कर पाऊं, पर मैं ट्राई कर सकता हूं। ये कहकर वो रिपोर्टर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसी बीच जहाँ जोई नाम का एक बिजनेसमैन माइकल से मिलता है और कहता है, तुम्हारे बड़े भाई सनी का नाजायज बेटा विंसेंट मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तुम प्लीज उसे खत्म कर दो। लेकिन माइकल कहता है कि वो तो बच्चा है, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी हो सकती है, तुम ठहरो मैं उसे समझाता हूँ। ये कहकर वो विंसेंट को बुला भेजता है। माइकल पूछता है कि जोई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मुझे सच सच बताओ, तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। अरे चाचा मैं इन्हें परेशान नहीं कर रहा। अब आप तो जानते ही हैं कि दादाजी को नशीले पदार्थों के बिजनेस में कितनी नफरत थी, लेकिन ये आदमी ये इलीगली उन्हीं पदार्थों का बिजनेस चला रहा है। मैंने इसे रोकना चाहा तो ये आपको और दादाजी को गाली देने लगा। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा बना फिर रहा है और मेरी कंप्लेंट आपसे कर रहा है। देख बेटा गुस्सा थूक दे और तुम दोनों सुलह कर लो। और जो है तुम तो बड़े हो, इस बच्चे ने गलती से कुछ बोल दिया तो माफ कर दो इसे, दोनों अभी गले मिलो। विंसेंट भी जोय के पास जाता है लेकिन जोय उसके कान में गाली देता है क्योंकि विंसेंट सनी का नाजायज बेटा था। विंसेंट तो गुस्से में उसका कान ही काट लेता है। ओह माइकल तो सर पकड़कर बैठ जाता है कि इस लड़के का मैं अब करूं क्या। वो दोनों को बाहर कर देता है। जैसे तैसे पार्टी खत्म होती है और अंत में पूरी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाते हैं जिसमें माइकल, उसकी वाइफ, उसका बेटा बेटी, कोनी सभी साथ होते हैं। विंसेंट कहीं और ही खड़ा होता है। माइकल को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, सुन बेटा विंसेंट, आजा तू भी आजा। ये सुनकर विंसेंट बड़ा खुश होता है और तुरंत आकर फैमिली के साथ एक फोटो खिंचाता है। वो खुश है कि उसके चाचा उसे कोरलिन परिवार का हिस्सा मानते हैं। उस रात विंसेंट पार्टी में मिली उस रिपोर्टर के साथ सो रहा होता है। तभी कोई आवाज सुनाई देती है और रिपोर्टर देखने जाती है। अचानक एक आदमी उसका मुंह बंद करके उसे गले में चाकू दबाता है। उसका साथी विंसेंट के कमरे में जाकर बेड पर सो रहे विंसेंट पर अंधाधुंध गोली चला देता है। पर अचानक विंसेंट जो छुपा हुआ था वो उस आदमी को पकड़ लेता है।
दरअसल आवाज को सुनते ही विंसेंट समझ गया था कि कोई घर में घुस आया है, इसलिए उसने बेड पर तकिया वगैरह सेट किया और खुद छुप गया था। वो एक आदमी को पकड़ कर रखता है और दूसरे पर गन तान कर कहता है कि अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन जब वो नहीं मानता तो विंसेंट उस आदमी को शूट कर ही देता है। दूसरा आदमी डर के मारे लड़की को छोड़ देता है। विंसेंट पूछता है तुम्हें आखिर भेजा किसने? वो बताता है कि जॉय ने भेजा है, क्योंकि आज तुमने उसका कान काट लिया। विंसेंट उसे भी शूट कर देता है। अगले दिन माइकल विंसेंट से पूछता है तुमने जॉय के 2 आदमियों को क्यों मारा? चाचा, हर बात के 2 पहलू होते हैं। जॉय ने मुझे मारने के लिए 2 आदमी भेजे, मैंने अपने बचाव में उन दोनों को खत्म कर दिया। अब मैं उस जॉय को भी नहीं छोड़ूंगा। माइकल उसे शांत करता है कि तुम्हारे पिता भी अपने गुस्से की वजह से अपनी जान गंवा बैठा, तुम भी उसी रास्ते पे जा रहे हो, देख लो, जरा शांति से काम लो। फिर एक बिशप माइकल से मिलने आता है और बताता है कि चर्च को आने वाला सारा डोनेशन हम पेटिशन बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वहीं से हमारे चर्च, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह को पैसे दिए जाते हैं। लेकिन कुछ समय से हमारे कुछ पार्टनर्स ने बैंक में जमा पैसों को ऐंठना शुरू कर दिया है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि बैंक लॉस में चला गया है। आप वैसे भी हमें बहुत डोनेशन देते हैं, लेकिन इस बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बैंक को बचाने के लिए एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें। उसके बाद वो बैंक ही आपका हो जाएगा और आपको एक अच्छी रकम इंटरेस्ट के तौर पर मिल जाएगी। बैंक बच गया तो हमारे द्वारा चलाए जा रहे जो फ्री स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को वक्त से पैसा मिलेगा। अब ये सुनकर माइकल को ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर वो जरूरतमंदों को बचा सकता है, बच्चों को पढ़ाई करवा सकता है, बीमार लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करवा सकता है। वो तुरंत मान जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिंदगी भर खून खराबा और इलीगल काम करने के बाद अच्छा काम करने से कुछ चैन मिलेगा? कमेंट से बताइएगा। वैसे अगले ही दिन चर्च में बिशप ऐलान कर देता है कि पेटिशन बैंक उधार तले दबा हुआ है और माइकल ने बैंक का सारा उधार चुकाने का फैसला किया। इससे बैंक भी बच जाएगा और चर्च का अच्छा काम भी चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि माइकल ठहरा एक गैंगस्टर और उसने कई लीगल बिजनेस चलाकर पैसे कमाए हैं। वो कहते हैं कि अगर ये अपने लीगल काम छोड़ दे तो चर्च के डोनेशन वगैरह को संभाल सकता है, वरना हम इसको ऐसे नहीं होने देंगे। अब माइकल दुविधा में पड़ जाता है कि वो करे क्या। वो घर आता है तो उसकी बेटी मैरी, जो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, वो पूछती है कि पापा, लोग कहते हैं कि आपने कई लोगों को मार डाला है, अपने सगे भाई को भी, और अब जो आप इतना सारा डोनेशन देते हैं वो आपने अपने बुरे कामों पर पर्दा डालने के लिए किया है, क्या ये सच है पापा? लेकिन माइकल उसके सवालों का ठीक से जवाब तक नहीं देता। फिर मैरी विंसेंट से मिलने जाती है, जो उसको एक जगह पे लेके जाता है और बताता है कि हमारे दादाजी ने सबसे पहले यहीं पर ओलिव ऑयल कंपनी शुरू की थी। अब मैरी विंसेंट से पूछती है कि क्या मेरे पापा ने सच में अपने भाई फ्रेडो को मार डाला? वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा बहुत रहमदिल आदमी है, हमेशा मुझे शांत रहने को कहते हैं। यहाँ माइकल अपने सारे लीगल काम छोड़ने का फैसला करता है। वो एक कसिनो चला रहा था, उसे भी बंद करने के लिए वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाता है। वो कहता है कि मैं आप सबके शेयर से ज्यादा अमाउंट देने को तैयार हूँ, आप प्लीज मुझे इस कसिनो को बंद करने दीजिए। रकम देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और माइकल की खूब तारीफ भी करते हैं। लेकिन जॉय खुश नहीं होता और माइकल को ताने मारता है कि तुम अचानक बदले हुए आदमी बन गए हो, अब तुम बदल गए हो तो हम लोग बिजनेस कैसे चलाएंगे? वो चिढ़कर बाहर चला जाता है। ऑल्ट बेलो नाम का वो बुजुर्ग डॉन भी उसके पीछे जाता है। कुछ ही देर में सभी डिनर करने बैठे होते हैं तो अचानक बिल्डिंग की चीजें हिलने लगती हैं। विंसेंट समझ जाता है कि कुछ तो गलत होने जा रहा है। वो तुरंत माइकल को वहां से सेफ जगह लेके जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग आकर उस बिल्डिंग के विंडोज पर शूट करने लगते हैं और कई गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। लेकिन विंसेंट कैसे भी करके माइकल को बचाकर घर ले आता है और कहता है कि चाचा, मुझे तो ऑल्ट बेलो और जॉय पर शक है। वो दोनों अचानक से उठकर बाहर चले गए और उसके बाद ही शूट आउट हुआ। जरूर उन दोनों ने अपने आदमी सेट करके हमें उड़ाने की कोशिश की है। लेकिन माइकल कहता है कि ऑल्ट बेलो बूढ़ा है और वो ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकता, मतलब ये जरूर जॉय नहीं किया होगा। मैं तो उसी दिन उसे खत्म कर देता, पर आपने रोक दिया चाचा। माइकल बहुत ही कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड है, क्योंकि इतने साल बाद इतना पैसा और पावर कमाने के बाद भी उसकी जिंदगी में चैन नाम की चीज नहीं है। अचानक उसे अटैक आता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। माइकल की वाइफ और बच्चे उसे देखने आते हैं। दूसरी ओर विंसेंट माइकल का काम संभाल रहा होता है। विंसेंट और मैरी के बीच भी रोमांस शुरू हो जाता है। अब विंसेंट को जॉय का खात्मा करने से रोकने वाला कोई नहीं होता, तो वो जॉय को मार डालने का एक प्लान बनाता है। एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान विंसेंट भेस बदलकर भीड़ में घुसता है और जॉय को शूट करके चला जाता है। इस तरह होता है जॉय का चैप्टर क्लोज। कुछ दिन के बाद जब माइकल ठीक होता है तो जॉय की मौत की खबर सुनकर वो विंसेंट को बहुत डांटता है। जॉय को शूट करके तुमने ठीक नहीं किया, अब बाकी गैंगस्टर्स हमारे दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि वे सभी जॉय के साथ बिजनेस करते थे। तुम अपने पिता सनी की तरह हर बात में जल्दबाजी क्यों करते हो? मुझे डर है कि जैसे मैंने सनी को खोया वैसे तुम्हें ना खो दूं। अब ऑल्ट बेलो माइकल से मिलने आता है और वो बहुत ही परेशान है कि जॉय को इस तरह इसने मार क्यों डाला।
माइकल को अब ये जगह खाने को दौड़ती है। इतना ही नहीं, वो जिस वेटिशन बैंक का उधार चुकाकर चर्च की मदद करना चाहता था, फिलहाल वो काम भी नहीं हो सकता क्योंकि अचानक पोप की तबीयत बहुत खराब हो गई है और सारे बिशॉप्स वहाँ पर आए हुए हैं। माइकल मन की शांति के लिए अब अपनी फैमिली को लेकर इटली चला जाता है। ये जगह माइकल के दिल के बहुत ही करीब है और यहाँ का म्यूजिक सुनकर माइकल को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। उन दिनों को याद करके माइकल बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि तब वो गॉडफादर नहीं था लेकिन बहुत खुश था। इसी बीच विंसेंट और मैरी की नजदीकियां देखकर उसे जरा गुस्सा आता है। फिर वो वहाँ के सीनियर बिशॉप से मिलता है। अगर पोप की मौत हो जाए तो ये सीनियर बिशॉप अगला पोप बनेगा। माइकल उससे पूछता है कि क्या वेटिशन बैंक सच में कर्ज की तरह डूबा हुआ है या फिर नहीं। तब सीनियर बिशॉप रिवील करता है कि बिशॉप्स और गैंगस्टर्स का एक ग्रुप है जो माइकल जैसे पैसे वाले गैंगस्टर्स को टारगेट करता है। तुम्हारे जैसे डॉन्स जो अपना पाप धोने के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, वो ग्रुप्स उन्हें ऐसी कहानी सुनाकर वेटिशन बैंक में उन्हें इन्वेस्ट करने को कहते हैं और जब उन्हें एक तगड़ा इन्वेस्टमेंट मिलता है तो वो उसे हॉस्पिटल या स्कूल को नहीं देते बल्कि खुद अपनी जेब भर लेते हैं। तुमसे जिस बिशॉप ने ये कहा था वो तुम्हें जरूर चूना लगा रहा है। अब माइकल को आता है बहुत गुस्सा क्योंकि उसने पहले से बैंक में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। इस नेक काम में उस बिशॉप का पार्टनर है वो बूढ़ा ऑल्ट बेलो। इस वक्त अगर वे माइकल को रास्ते से हटा दें तो सारा पैसा वे खुद ले सकते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं दिखाना पड़ेगा। दरअसल पहले सीन में ऑल्ट बेलो ने माइकल के फाउंडेशन के लिए $10 मिलियन का चेक दिया था। वो इसी वेटिशन बैंक का पैसा था। उसने माइकल का विश्वास जीतने के लिए ऐसा किया था और असल में ऑल्ट बेलो ने ही माइकल को खत्म करने के लिए उस दिन कसिनो में हेलीकॉप्टर में आदमियों को भेजकर शूट आउट करवाया था। अगर उस दिन माइकल मर जाता तो माइकल का दिया हुआ $100 मिलियन ऑल्ट बेलो और उस चर्च के बिशॉप के हाथ हो जाता। ये सारा प्लान जानकर माइकल उस बिशॉप और बूढ़े ऑल्ट बेलो को तो मारेगा ही, लेकिन उससे पहले उसे पता लगाना होगा कि इस प्लान में और कौन कौन शामिल है और उन सबको फिर खत्म करना होगा। उसके बाद वो अपनी बेटी से मिलता है और समझाता है कि बेटी तुम विंसेंट को भूल जाओ, वो अपने बाप की तरह बहुत ही गुस्से वाला है और हर चीज में जल्दबाजी करना चाहता है, सोच समझ के कुछ नहीं करता जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन मैरी जिद करती है कि मैं तो उसी से शादी करूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। माइकल विंसेंट को बुलाकर कहता है कि ऑल्ट बेलो ने ही मुझे मराने की कोशिश की, ना कि जॉय ने। अब हमें पता लगाना होगा कि उसके साथ और कौन कौन है जो मुझे खत्म करना चाहता है, इसलिए तुम कुछ दिन मुझसे दूर रहो। अगर ऑल्ट बेलो पूछे तो कह देना कि मैंने माइकल की बेटी से प्यार किया, इसलिए माइकल ने मुझे अपनी गैंग से निकाल दिया। ऑल्ट बेलो तुम्हें अपनी गैंग में रख लेगा, फिर तुम उसकी हर चाल की इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना। विंसेंट भी खुश होकर मान जाता है। अगले दिन वो ऑल्ट बेलो से मिलता है। ऑल्ट बेलो कहता है कि अच्छा किया तुमने माइकल को छोड़ दिया, अब हम मिलकर उस माइकल को करेंगे खत्म। फिर वो विंसेंट को अपने आदमियों के साथ मिलवाता है और वे सभी बूढ़े गैंगस्टर्स होते हैं। बिशॉप भी इनके साथ मिला हुआ है। इन सब ने मिलकर माइकल से पैसे ऐंठ कर उसे खत्म करने की कोशिश की है। यहाँ माइकल अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताता है। माइकल का बेटा वहाँ के एक ओपेरा में परफॉर्म करने वाला है। माइकल उसे मना नहीं करता बल्कि खुद ओपेरा में अपने बेटे की परफॉर्मेंस देखने आता है। लेकिन इसी बीच पोप की हो जाती है मौत और वो भला बिशॉप जिसने माइकल को सब कुछ बताया था वो अब नया पोप बन जाता है। वो वेटिशन बैंक में हो रहे सारे घोटालों का पर्दाफाश कर देता है और जो बिशॉप्स उसमें शामिल थे उन सबको पदवी से निकाल दिया जाता है। यहाँ विंसेंट माइकल को इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑल्ट बेलो के साथ 4 डॉन्स हैं और उन सब ने मिलकर आपको खत्म करने का एक प्लान बनाया है। और अब हमेशा की तरह इस बार भी माइकल उसके साथ गद्दारी करने वाले ऑल्ट बेलो और बाकी डॉन्स को खत्म करना चाहता है। वो विंसेंट से कहता है कि अगर तुमने ये काम ठीक से कर दिया तो कोरलिन परिवार के अगले गॉडफादर तुम होगे बेटा, ये मेरा वादा है। वैसे भी तुम्हारे पिता सनी को गॉडफादर होना चाहिए था, लेकिन वो मर गया तो मेरे पिता ने ये पद भी मुझे सौंप दी। लेकिन अब मैं ये सब कुछ तुम्हारे हाथ सौंप कर अपने परिवार के साथ चैन से जीना चाहता हूँ। विंसेंट का यही सपना था कि वो एक दिन गॉडफादर बने, इसलिए वो बहुत खुश होता है। पर माइकल की एक शर्त होती है कि तुम मेरी बेटी को भूल जाओ और उससे कभी मत मिलना। और कोई रास्ता न पाकर विंसेंट मान जाता है और इस तरह विंसेंट को अगला गॉडफादर घोषित कर दिया जाता है। यहाँ माइकल अपने बेटे का ओपेरा देखने जाता है। ऑल्ट बेलो और बाकी गद्दार डॉन्स एक साथ मिलकर माइकल को मारने का प्लान बना देते हैं। माइकल ओपेरा देख रहा होता है पर उसकी बहन कोनी बाइनोकुलर से ऑल्ट बेलो को देख लेती है। दरअसल इन्होंने उसकी कॉफी में जहर मिलाया था और कॉफी को पीकर वो मर भी जाता है। बाकी 4 डॉन में से 3 को विंसेंट के आदमी अलग अलग तरीके से मार डालते हैं। उस चालाक बिशप का भी खात्मा कर दिया जाता है। एक डॉन बच निकला था
विंसेंट अब गॉडफादर है और वो भी ओपेरा में आया होता है। मैरी बहुत दुखी होती है क्योंकि विंसेंट ने उससे मिलना ही छोड़ दिया है। विंसेंट उसे समझाता है कि देखो, हमें अपने रिलेशनशिप को भूल जाना होगा। मैरी समझ जाती है कि जरूर उसके पापा ने ही विंसेंट को मना किया होगा। वो बहुत रोती है। उस इवेंट के बाद सभी बाहर आ रहे होते हैं कि अचानक माइकल पर 2 गन शॉट्स चलते हैं। एक उसके कंधे पर लगता है और दूसरे बुलेट का पता नहीं चलता। वो डॉन जो बच निकला था उसने छुपकर माइकल को शूट किया था। अब विंसेंट गुस्से में उस डॉन को वहीं खत्म कर देता है। कंधे पर गोली लगने की वजह से माइकल की जान को कोई खतरा तो नहीं होता, लेकिन तभी वे नोटिस करते हैं कि दूसरा बुलेट माइकल की बेटी मैरी को लगा हुआ है और वो भी ठीक उसके दिल पर। माइकल चिल्लाता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, पापा तुम्हें कैसे भी बचा लेंगे, लेकिन वो स्पॉट पर ही मर जाती है और माइकल और उसकी वाइफ फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। विंसेंट बहुत दुखी होता है। बस यहाँ पर साफ पता चलता है कि जब से माइकल गॉडफादर बना, अपने पापा की तरह उसने भी अपना सुख चैन खो दिया था। गॉडफादर बनकर गैंग वार और झगड़ों में माइकल ने एक एक करके अपने परिवार के कई लोगों को खो दिया। कुछ को तो माइकल को खुद ही मारना पड़ा था। अब आखिर में वो अपनी बेटी की भी बलि चढ़ा देता है। माइकल इस दर्द को सह नहीं पाता और गला फाड़ कर चीखता है। इसके कई साल बाद दिखाते हैं कि अब माइकल बूढ़ा हो गया है। वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाता। तब जाकर वो अपनी जिंदगी के गिने चुने खुशी के पलों को याद करता है। वो उस दिन को याद करता है जब चर्च में उसको सम्मानित किया गया था। वो अपनी बेटी मैरी के साथ डांस कर रहा था। फिर जब उसकी पहली बार शादी हुई थी, उस पल को सोचता है। फिर अपनी दूसरी पत्नी के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करता है। इस तरह सोचते सोचते वो ऑरेंज खा रहा होता है। ऑरेंज हाथ से फिसल कर गिर जाता है। अब माइकल उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन वो कुर्सी से गिरकर मर जाता है। और इस तरह होता है गॉडफादर माइकल की जिंदगी का अंत। और इसी के साथ ये गॉडफादर ट्रिलॉजी होती है खत्म। लेकिन दोस्तों रुको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एक चीज तो सीखने को मिलती है कि जिंदगी भर चाहे कैसी भी भाग दौड़ कर लो, पैसा पावर सब कमा लो, लेकिन आखिरी वक्त होता है मौत का, जो कब कैसे करीब आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। माइकल को ही ले लीजिए, वो एक पावरफुल डॉन था। उसने कितने बड़े बड़े कांड किए, शातिर लोगों से इलीगल बिजनेस चलाए, बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों की जाने ली, लेकिन आखिर में एक सिंपल सा ऑरेंज उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत हुई लेकिन ताकत नहीं हुई और बेचारा ऑरेंज उठाते उठाते मर गया। मरते वक्त उसके आसपास कोई नहीं था, एकदम अकेला। अभी और रुको, इस ट्रिलॉजी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देता हूँ। इस मूवी में कई जगहों पर ऑरेंज फ्रूट्स को दिखाया जाता है। मतलब तीनों पार्ट्स में ये एक कॉमन फैक्टर है। यानी जब भी ऑरेंज को दिखाते हैं तो उसके बाद या तो किसी का कत्ल होता है या कोई मर जाता है। जैसे कि गॉडफादर 1 में विटो मार्केट में ऑरेंज खरीद रहा था, तभी टिटाग्लियास फैमिली के 2 आदमी उस पर शूट करते हैं। डॉन्स की मीटिंग में भी हर डॉन के आगे एक ऑरेंज रखा होता है और उस मीटिंग के बाद सारे डॉन्स मर जाते हैं। आखिर में विटो अपने पोते के साथ गार्डन में खेल रहा होता है जहां ऑरेंज के पेड़ होते हैं। वहीं पर विटो की मौत भी होती है। पार्ट 2 में फ्लैशबैक में एक खतरनाक डॉन को दिखाते हैं जो सबसे हफ्ता वसूल कर रहा था। उसके हाथ में भी एक ऑरेंज होता है और उस सीन के बाद विटो उसे खत्म कर देता है। पार्ट 3 में भी आखिरी सीन में ऑरेंज उठाने की कोशिश की जाती है तो माइकल मर जाता है। अगली बार आप पूरी मूवीज देखें और किसी सीन में ऑरेंज दिखे तो समझ लेना कि किसी का टिकट कटने वाला है। और इस पार्ट 3 में आपको माइकल का लॉयर टॉम कहीं नजर नहीं आया होगा। क्यों, सोचा है आपने? हालांकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। दरअसल पार्ट 3 के लिए उस एक्टर ने बहुत बड़ी रकम मांगी तो उसका कैरेक्टर ही कहानी से हटा दिया गया। ये थे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल जहां पर हम आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस देंगे मूवीज का, मूवीज वेदर को करें सब्सक्राइब, सपोर्ट। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखें अपना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।